Hello students, welcome back to my English at Ease channel, and this is online class 8. This is your English course book, new pathways, and this year this is the revised version. And in this video I am going to discuss with you on the unit 3 section 3, that is a poem, that is a one kind of the ballad also. It is Refugee Blues. The poet is W.H. Auden. In this video you will get the question answers, students, and the MCQ, and with the discussion I will tell you the background of the poem. Okay students, let's start now. चिल्ड्रेन देखो, क्वेश्चन आंसर्स और इस पोएम के एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आप लोगों को बहुत शॉर्टली एक इस पोएम का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये हिस्टोरिकल पोएम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक था। बहुत दुखद परिणाम के साथ ये युद्ध खत्म हुई थी। विश्व के हर देश इस युद्ध में इन्वॉल्व था। भारत भी इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स कॉलोनी के अंडर में था, जिसके कारण में इंडियन सोल्जर्स मीन्स दैट इंडियंस दे वर सेंट टू इंग्लैंड एंड दे फॉट अगेंस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली। देयर वर टू पावर्स। देखो, पूरा दुनिया के सभी देश दो भाग में बढ़ गए थे, एक एलाइज पावर और एक्सिस पावर। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पोएम पढ़ते हो, कोई भी स्टोरी क्यों ना पढ़ो, उसका बैकग्राउंड जब तक नहीं जानोगे तो रट के ज़्यादा दूर तक आप नॉलेज हासिल नहीं कर सकते हो। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। Children, that is the title is the Refugee Blues. It is written as refugees. Okay, just I rectify it so that will be refugee. Is it clear now? Okay, that is Refugee Blues. Okay, children, you know that जर्मनी, जापान, इटली ये एक साथ था, और साथ साथ में दूसरी ओर जो एलाइज पावर था वो है इंग्लैंड, यूएसए मीन्स अमेरिका, फ्रांस एंड रशिया। इंग्लैंड के अधीन में जितने देश था सभी इंग्लैंड के समर्थन में था, सपोर्ट में था, और उस लड़ाई में शामिल था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 से लेके 18 तक हुआ था, 4 साल का, जिसमें जर्मनी को बुरी तरह से हार हुई, और इंग्लैंड अपना मित्र शक्ति के साथ जर्मनी को ऐसे कुचल दिए, ये कहो जे जर्मनी को कुचल दिया गया। बहुत ख़राब तरीके से इनको पराजित किया गया, और इस डिफीट के बाद जर्मनी का कोई हक नहीं रहा। जर्मनी का इकोनॉमी से लेके सोशल पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, जिसका बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसलिए कहा जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोड द सीड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पोलैंड पर आक्रमण के साथ जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत किया। साथ में जर्मनी इंग्लैंड पर बहुत भारी पड़े, और हिटलर नाम का एक व्यक्ति जो जर्मनी का लीडर थे, जर्मनी को एक नेशन के रूप में उभर के ले आए, और सभी जर्मन्स को एक छत के नीचे, कॉज अंडर एन अम्ब्रेला, ले आए, और सभी के अंदर नेशनलिज्म का जो भावना है, जर्मनी के प्रति देश प्रेम इतना जागृत किए कि लोग हिटलर के नाम से, हिटलर के आदेश के अनुसार एक पैर में खड़ा हो जाते थे। पूरे जर्मन
को एक करके जर्मनी को एक महाशक्तिशाली देश के रूप में हिटलर बनाए और हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा एक पिलर साबित हुए, जिसके सामने में इंग्लैंड इवन यूएसए भी कमज़ोर पड़ गए। जर्मनी इतना बॉम्बिंग किए लंदन पर, इंग्लैंड के शहर में, ताकि इंग्लैंड के लोग हिटलर का नाम से कांप उठते थे। जर्मनी के सोल्जर्स बहुत खूंखार होते थे, इन लोगों के अंदर कोई काइंडनेस नहीं था। ज्यूस, अब आते हैं हम लोग इस पोएम में, जो ज्यूस क्या होता है। ज्यूस ऐसे ही एक संप्रदाय के लोग होते हैं जिनका बिल्कुल ऑपोजिट में कहो जे जर्मनी के लोग थे। जर्मन्स लोग ज्यूस लोगों को बहुत नफरत करते थे। हिटलर का कहना था अपना देश को उतना ही प्रेम करो जितना तुम दुश्मनों को नफरत करते हो। और आप काफ़ी कहानियाँ इसके बारे में पढ़ोगे, 9th और 10th में बहुत सारा हिस्ट्री में दिया हुआ है, किस तरह से गैस चैम्बर में इन ज्यूस को और जो कैप्टिव्स होते थे उन लोगों को गैस चैम्बर में रख कर मार दिया जाता था। ज्यूस लोगों को जर्मनी के लोग बहुत नफरत करते थे, देखना नहीं चाहते थे। लोगों को स्लेव की तरह काम करवाते थे, बंद कर ले जाते थे, और जर्मनी में इन लोगों को लाइफ टाइम स्लेव के रूप में माना जाता था और काम करवाते थे। ऐसे ही इस पोएम में बताया गया है, जहाँ जहाज़ में भरकर लोगों को लाया गया। जर्मनी में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतने सब कुछ था, लेकिन इन लोगों के लिए 1 इंच भी जगह नहीं था। युद्ध हमें कभी भी शांति नहीं दे सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस मॉडर्न एज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। इसका भयावह परिणाम 1945 में, आप जानते हो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा और साथ में युद्ध का अंत हुआ और लाखों लोगों का, कहो जो करोड़ों का, पूरा युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मरे गए। भारतीय भी मरे, क्योंकि भारतीय लोग इंग्लैंड का होकर लड़ाई करने गए थे। Okay students, now let's start the question answers and the exercise part of the lesson. Children, before that, I want to tell you that you must subscribe my channel and press the bell icon for your sake. That is for your benefit, that you will get the further all videos of your lesson, and not only your class, this session also, in the next session when you will be in class 9, you will get your lessons, and 10th also later on. Okay students, now let's start the question answers part of the lesson, so that you will write in your copy and that will be the asset for you. Now one by one I am telling you, that is the poem. So many questions are there. So पोएम एप्रिसिएशन, दैट इज द MCQ। देखो ए जिसका आंसर 3rd होगा, बी 4th होगा, एंड सी अगेन 3rd होगा। आप लोग टिक कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 2, दैट इज द क्वेश्चंस आई एम नॉट रीडिंग, इट विल टेक मच टाइम, सो यू विल फॉलो द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। ओके, ABC MCQ मैंने बता दिया, सबसे पहले 3rd, 4th, देन अगेन 3rd। ओके, दे आर द आंसर्स। और नाउ 2, देखो द नरेटर एंड हिज कंपेनियंस मीन्स द, जो नरेटर मीन्स यहाँ पर जो युद्धबंदी थे ज्यूस, है ना, जर्मन ज्यूस, जर्मनी में ज्यूस जो युद्ध में बंदी करके जिन लोग को लाया गया था, जिन लोग कैप्टिव्स थे, प्रिजनर्स कहो, स्लेव कहो, जिन लोगों को माना गया था, उन ज्यूस लोगों के बारे में कहा जा रहा है। द नरेटर एंड द कंपेनियंस वांट टू गो टू देयर ओन सिटी where they used to live in, जाना चाहते थे अपना देश जहाँ वो लोग रहा करते थे। They are unable to do so because they are not free. The Nazi German soldiers don't want to leave them from that city
अपना शहर से उन लोग को जाने देना नहीं चाहते हैं। नाउ थर्ड आंसर, same way you will see from the question from your book. Okay, now I'm telling the answer again. The consul means कौन होते हैं ना, ऑफिसर्स को कहा जाता था उस समय में। जो फॉरेन कंट्री में जो प्रतिनिधि होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कॉन्सल कहते थे। तो कॉन्सल बैंड द टेबल बजा के बोलते हैं, बिकॉज दे डिडेंट हैव देयर पासपोर्ट। अरे तुम्हारे पास तो पासपोर्ट नहीं है, तुम ऑफिस के रिकॉर्ड में मर चुके हो। ऐसे ही उन लोगों को कहते हैं, आप पोएम पढ़ोगे तो देखोगे। एंड द कॉन्सल ऑल्सो टोल्ड देम दैट एज दे डिडेंट हैव एनी पासपोर्ट सो दे शुड स्टे देयर। तुम नहीं जा सकते हो, यही रहना होगा। He was angry because they were not having the passport, yet they wanted to go to their own country. Okay, students, you understood? Now the fourth. There are so many questions, so I am in a hurry. That is now 4. You see that the refugee was offered by the committee a type of promise that they should come after 1 year. कहा गया जाओ 1 साल बाद आना। ऐसा ही कमेटी के लोग, जब कमेटी के पास नरेटर जाते हैं अपना मदद के लिए, तो उन लोगों को ऐसे ही कहा गया था। हिज ऑफर डिडंट मीन, उनका ऑफर का मतलब ये नहीं था, इट वॉज हेल्पफुल फॉर द नरेटर, डिडंट मीन इट वॉज हेल्पफुल फॉर द नरेटर एंड हिज कंपेनियन। अपना कंपेनियंस के लिए, अपने साथियों के लिए ये कोई हेल्पफुल नहीं था, उनका कहने के मतलब। 5 का आंसर देखो। द नरेटर क्या देखे थे, उस जहाज से क्या देख रहे थे? द नरेटर सॉ, इसका पीछे भी एक मीनिंग है, मैं बता रहा हूँ। द नरेटर सॉ एट द हार्बर दैट द फिश वर स्विमिंग फ्रीली एट द डिस्टेंस ऑफ ओनली 10 feet फ्रॉम देयर, एंड दे ऑल्सो सॉ द बर्ड्स वर सिंगिंग फ्रीली बिकॉज दे डिडंट हैव एनी मस्टर्स और सोल्जर्स टू मॉनिटर ओवर देम। देखो कितना सुंदर से पोएट ने इस बात को लिखा, कंपोज किए। उस स्लेब जर्मन ज्यूज देखते हैं मछलियाँ पानी में आज़ाद होकर तैर रही है, मात्र 10 फुट के सामने में। उन्हें डर नहीं है, क्योंकि उनके पास, उनके ऊपर तो कोई सैनिक का कड़ा नज़र नहीं है, ना कोई उनका मालिक है, ना वो गुलाम है। बर्ड्स को भी देखता है आकाश में उड़ते हुए, गाना गाते हुए। ये कंपैरिजन दिया है, जो प्रकृति में जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर इस तरह से कोई हुकूमत नहीं करता है, जबकि मानव। इसके पहले भी मैंने एक पोएम में इसी सेम चीज़ बताया था। जो ह्यूमन बींग्स आज कहाँ है और नेचुरल एलिमेंट्स आज कहाँ है। वो अपना पोजीशन, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूला, लेकिन ह्यूमन बींग्स सब कुछ भूल चुका है। देखो नाउ 6। द रिफ्यूजी सॉ इन हिज ड्रीम, सपना में देखता है, ए बिल्डिंग ऑफ 1,000 फ्लोर्स and 1,000 windows and doors, but there was no single piece for them to live in. रिफ्यूजी लोग सपना में देखता है बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हजार उसका विंडो है, डोर्स है, इतने बड़े बड़े महल जर्मनी में देखता है, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है। ये बहुत दुखद एक पोएम है, मतलब इसलिए इसका नाम है ब्लूज। बहुत बैलेड, ये बहुत सैड स्टोरी को बताता था, इसी को हम लोग ब्लूज बोलते थे। ओके, ब्लूज मीन्स यहाँ पर वो नीला मत समझना। देखो 7 आंसर। द 10,000 जर्मन सोल्जर्स आर लुकिंग फॉर द रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी के बारे में आपको मैंने पहले बताया। रिफ्यूजी कौन है? रिफ्यूजी वही लोग को कहा जाता है जिन लोग अपरूटेड हो चुके हैं। हम लोग का देश में भी, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, एक तरफ आज़ादी हमें मिला और उसके साथ साथ लाखों के संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग अपरूटेड मतलब क्या, अपना जड़ उन लोगों का कट गया, अपना घर द्वार जमीन सब कुछ छोड़कर भारतवर्ष में रिफ्यूजी बन के चले आए। ये बंटवारा का एक बहुत दुखद पहलू है। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो जरूर आपको मालूम चलेगा। इसे हम लोग रिफ्यूजी कहते हैं, जिनका जहाँ वो रहते थे, जहाँ के नेटिव थे, वहाँ से जब वो बेघर हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल कारण में हो, क्या कोई युद्ध के कारण में हो, उसे ही हम लोग रिफ्यूजी कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, 10,000 जर्मन सोल्जर्स उन लोगों को देख रेख के लिए था, ताकि लोग भागे नहीं और अपना देश में भी कोई घुस ना जाए चोरी करने के लिए। लोग उसे चोर समझते थे। यही दुख की कहानी इस पोएम में पोएट ने बताया। 8. द सेटिंग ऑफ द पोएम इज दैट, पोएम का सेटिंग क्या है, किस तरह से सेट किया गया है। दैट द पोएम इज सेट इन फॉरेन कंट्री वेयर द स्पीकर एंड हिज कंपेनियंस टुक रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स यहाँ पर आश्रय लेना, मतलब बेचारा लोग का सब कुछ था, लेकिन ताकि एक पॉलिटिकल फेनोमेना था जो उन लोग ज्यूज थे, और ज्यूज को जर्मनी के लोग कतई पसंद नहीं करते थे, मार देते थे, सीधा मार देते थे। इसलिए इन लोग रिफ्यूजी बन गए। आज सब कुछ रहते हुए रिफ्यूज बन गए। टुक रिफ्यूज, आश्रय के लिए इन लोग आए, शेल्टर के लिए। This scene indifferences of the people and German Jews were blamed for stealing of bread। और लोग इस दृश्य में हम लोगों को एक दूसरे लोगों के साथ एक भिन्नता दिखाता है, और साथ साथ में जर्मन ज्यूज को ब्लेम भी लगा जाता था कि ये लोग ब्रेड चोरी करता है। 9. Since the German Jews suffered the human right violation by means of many things, they are as follows। क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्वेश्चन किया गया है, किस तरह से जर्मन ज्यूज के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, लोगों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया गया, इसके बारे में कुछ उदाहरण देने के लिए कहा। पोएम में काफ़ी इसके बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ के भी देखे होंगे। बहुत एक ट्रेजिक पोएम है, जहाँ पर लाइन में आप देखोगे कुछ लाइन्स ऐसा है, कहता है ये देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। हर थर्ड लाइन में आपको ऐसा ही बहुत अनहैप्पीनेस लाइन मिलेगी, जिसको पढ़ के आप उन लोगों के दर्द को, उन लोगों के दुख के बारे में आपको पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लाइन्स आई हैव रिटन, पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया, आप देखना। देयर वाज नो सिटी वेयर दे वुड लिव। ए इसको लिख लेना, ओके, ABCDE करके मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल, यू कैन टेक द screenshot of this page so that you can write easily। okay, now we are going to move the next question, now that is 10। okay, 10 इज इम्पोर्टेंट। देखो 10th में क्या है, राइट साइड कॉलम में ये मीनिंग के बारे में बताया है, इसका मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन लाइन फ्रॉम द पोएम, पोएम से लाइन देने के लिए कहा है। एक एक करके मैं लिख दिया हूँ, इसको आप लोग लिख लेना। जैसे कि देखो ए नंबर में स्मॉल लेटर है, मैंने यहाँ कैपिटल लेटर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, जो फर्स्ट स्टैंजा का जो ये सब लाइन्स है, ये ए का आंसर है। इज इट क्लियर टू यू? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। बी का भी आंसर देखो फोर्थ स्टैंजा में है, द काउंसिल बैंक, ए लाइन को लिखना है। सी में भी 10th स्टैंजा देखो, ड्रीम्ड आई सॉ ए बिल्डिंग, जहाँ बोलते हैं ना हजारों ऐसा सपना में आता है, हजारों दरवाज़ा, ऐसा फ्लोर्स, विंडोज़, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ नहीं था। बस इतना ही लाइन आपको लिखना है, उसका मीनिंग यही है सी का। नेक्स्ट देखो डी में आपको द लास्ट स्टैंजा है, एकदम पोएम का अंत में देखना, स्टूड से शुरू होता है, स्टूड ऑन ए ग्रेट प्लेन, यहाँ से लेके आपको मी तक, माई डियर लुकिंग फॉर यू एंड मी, तो इतना तक आपको लिख लेना है। इज इट क्लियर? देखो आप 11th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू दैट एक वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ, आप इस चैनल में ज़रूर बने रहना, इसलिए मैंने बार बार कहा हूँ ये आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए अच्छा है, आपका बेनिफिट के लिए है। मेरा चैनल में 2 वीडियो आपको मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें पूरा फिगर ऑफ स्पीच जो मैं इसमें लिखा हुआ है, हाइपरबोले, मेटाफोर, इमेजरी, राइम स्कीम के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो है। बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया, उसमें डिटेल्स बताया हुआ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगी। 11 में क्या बताया है, देखो ये सब का डेफिनेशन दिया हुआ है, वहाँ भी मैंने चर्चा किया, फिर से दोबारा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये सब क्या है, क्योंकि वहाँ पर बता चुके हैं। पोएम का लाइंस बताने के लिए कहा गया, हाइपरबोले, हाइपरबोल क्या है ना, अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ पर कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो इसमें देखो 10th स्टैंजा में जो है ना, 10th स्टैंजा में देखना, ड्रीम्ड आई सॉ ए लाइन होगा, पोएम से ही लिखने के लिए कहा जो पोएम में कौन हाइपरबोल है, ठीक है।
बी का देखो, इसमें आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये 12 स्टेंजा का पोएम है, जो 12 स्टेंजा इसमें नहीं दिया है। रिफ्यूजी ब्लूज इसमें 11th स्टेंजा है और 12 स्टेंजा इसमें नहीं दिया हुआ है, उस तो इसलिए इसका आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। सी में 3rd स्टेंजा आंसर होगा, उसमें से इन द विलेज से ए न्यू तक लिख लेना। यही जो है मतलब ये इमेजरी का एक एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर नाउ? और सी का 2 आंसर होगा। सी का और एक आंसर है 10th स्टेंजा में, देखना ड्रीम, जो अभी मैंने बताया था, ए ड्रीम्ड वाला दोनों आंसर है, फर्स्ट का भी और इसका भी। ये भी इमेजरी भी है, इमेजरी भी है। इमेजरी में आप देखोगे क्या है ना, ऐसा इमेज के बारे में बताया जाता है, ठीक है, दैट इज़ द इमेजरी। और 12 नंबर दैट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम के बारे में भी एक वीडियो है, उससे भी आपको आप देख सकते हो। देखो इसमें ए बी है, हर लाइन का लास्ट लेटर देखो, सोल्स होल्स फिर अस आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सोल्स एंड होल्स दैट इज ए लिखेंगे, लास्ट में बी। सेकेंड स्टैंजा में देखो फेयर देयर नाउ, ए बिल्कुल अलग है, तो ए बी लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो इसका पैटर्न क्या हुआ ना, ए बी, फिर व्यू न्यू दैट आ गया, तो ए बी का ही पैटर्न है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके चिल्ड्रेन, I hope that you definitely got all the things, and goodbye students, you will remain with my channel.